सम्मान और आदर देकर के एक साथ चलने का कारवां बना दिया। साथियों, इस रैली के संचालन कर रहे पीस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तेज तर्रार हमारे साथी माननीय अफरोज बादल साहब, माननीय शमीम अंसारी प्रवक्ता पीस पार्टी, माननीय यूसुफ अंसारी राष्ट्रीय महासचिव, माननीय विजेंद्र सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं आगरा मंडल एवं अगल बगल के मंडल जिला के पदाधिकारीगण, नौजवान पदाधिकारीगण, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, सबका हम सर्वप्रथम आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्कार करते हैं। साथियों, कहा गया है कि हक की लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ी जाती है और राजपाट लेने के लिए तो सगे भाई के साथ भी संग्राम करना पड़ता है। कहा गया है कि निश्चेष्ट होकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, निश्चेष्ट होकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तथ्य पर ही गौर करें, इस तथ्य पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। साथियों, हम कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी की बात नहीं करना चाहते क्योंकि इन्होंने तो सदैव शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों को लूटा, इनका भला नहीं चाहा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो कि आज सत्तासीन है, माननीय कांसी राम के द्वारा बनाई गई, बड़ी मेहनत से उसके साथ दलित पिछड़ा वर्ग जुड़ा, शोषित वंचित जुड़े और उनका कारवां आगे बढ़ा। बहुजन समाज पार्टी वाले कहा करते हैं कि मानवर जी की नेक कमाई जिसने सोती कौम जगाई, और वही मानवर जी की नेक कमाई माया बहना मिट्टी में मिलाई। साथियों, जिस तथागत गौतम बुद्ध के नारे पर, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे पर बहुजन समाज पार्टी की नीति और नियम सिद्धांत पर बनाई गई, वही बहुजन समाज पार्टी की सत्तासीन महारानी जब राजपाट में आई तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे को ही बदल दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दे दिया, यानी चोर, डाकू, लुटेरे, बदमाश, बलात्कारी का भी भला कर दिया। गौर करने की बात है। मुख्य रूप से मैं अति पिछड़े समाज से सैनी शाह कुशवाहा, मौर्य, निषाद कश्यप, प्रजापति, तेली, तमोली, इन भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपको लूटा गया है, गुलाम बना दिया गया है। सैनी शाह कुशवाहा मौर्य के नेता आज बहुजन समाज पार्टी की बल्लिका महारानी के गुलाम बन गए हैं। जो बाबू सिंह कुशवाहा बिना माया जी के मर्जी से पानी भी नहीं पीते थे, आज जेल की सलाखाओं में जाने के लिए तैयार हैं। गौर करो, उस आदमी का क्या कसूर है? मेरे समाज के लोग सोचो, क्या कसूर है जो कभी बिना माया जी के इजाजत से पानी तक नहीं पिया, गुलामी करता रह गया? वह
आदमी आज जेल में जाने के लिए तैयार है। इनके कारनामे से दोषी वो है, मेरा समाज दोषी है, जबकि मेरा समाज सदैव ईमानदारी और सच्ची कमाई की रोटी खाया, लेकिन आज दाग लग रहा है। मेरे जात के नेता, मेरे समाज के नेता गुलाम हैं, अपनी आवाज नहीं लगा सकते, अपने समाज की बात नहीं कर सकते, आज लूटने और लुटाई में लगे हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो। गौर करें तो कांग्रेस के महंगाई और भ्रष्टाचार से, कांग्रेस के महंगाई एवं भ्रष्टाचार से, बसपा के लुटाई एवं बलात्कार से, समाजवादी पार्टी के जातिवादी एवं परिवारवादी व्यवहार से, एवं राम को धोखा देने वाले भाजपा रूपी गद्दार से इस प्रदेश और देश को बचाना है। तो साथियों, पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अयूब को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर सत्तासीन करके दुखियारों की सरकार बनाना होगा, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों को हक दिलाना होगा। और साथियों, जब तक हौसला नहीं होगा, बादल साहब, जब तक हौसला नहीं होगा, फैसला नहीं होगा, सभी अपनी अपनी सोचेंगे तो दूसरों का भला नहीं होगा। साथियों, हम आपसे आह्वान करते हैं कि सभी शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित आगे आवें, अपने अपने हक को पहचाने। जो लूटे गए हैं और हम गुमराहियत में होकर के खुद अपने को लुटा दिए, अब से सजग हो जाओ, कारवां बन चुका है, पीस पार्टी का बिगुल बच चुका है। डॉक्टर अयूब आपको हक दिलाने के लिए तैयार हैं। हक की लड़ाई में अपना योगदान दीजिए, आइए अपने हक को लीजिए। कहा गया है, आप में ताकत है, आप में ताकत है, अपनी ताकत को पहचान लीजिए। ताकत को पहचान लेंगे तो मौत बेरहम का इतिहास बदल सकते हैं, मौत बेरहम का इतिहास बदल सकते हैं, पुण्य में पाप का विश्वास बदल सकते हैं। डॉक्टर अयूब पर भरोसा है तो यारों सुन लो, ये तो धरती है, आप आकाश बदल सकते हो। साथियों, आ जाइए, हम लखनऊ से चल करके गुलामी करते करते थक गए थे। बिहार से लेके लालू प्रसाद यादव के लेके, साथ से लेकर के यही मुलायम सिंह यादव की गुलामी करते करते, बसपा में अपने नेताओं की गुलामी करते करते, समाज की चेतना को जगाते जगाते जब मैं जगा तो माननीय डॉक्टर अयूब साहब के इस कारवां में एक सिपाही के तरीके से शामिल हुआ और माननीय डॉक्टर अयूब ने मुझे राष्ट्रीय महासचिव बना करके सम्मानित कर दिया और हक दे दिया कि अपनी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाओ, अपने समाज के लोगों को लाओ, तय करो कि राजनीतिक हिस्सेदारी आप कैसे लोगे। अपनी सामाजिक संरचना को, ढांचे को बना करके पीस पार्टी में अपने लोगों को टिकट बांटो, विधायक बनाओ, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में ले चलो। सरकार बनने जा रही है, कोई रोक नहीं सकता। सपा साफ हो गई है, बसपा हाफ हो गई है। साथियों, कांग्रेस और बीजेपी का तो पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। पूरा पूर्वांचल जाग उठा है, एक साथ हिंदू मुस्लिम चल चुका है। प्रदेश के हर भागों से नौजवान अंगड़ाई ले लिया है। पीस पार्टी, डॉक्टर अयूब जिंदाबाद का नारा चारों तरफ गूंज रहा है। आप अपना योगदान दें, अपना योगदान दें, समीकरण को बैठा लें। सोशल इंजीनियरिंग फेल हो गई है, सोशल सर्जरी करने के लिए डॉक्टर अयूब आ चुके हैं। तो साथियों, सोशल इंजीनियरिंग फेल हो गई, सोशल सर्जरी करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद अयूब सर्जन आ गए हैं। सोशल सर्जरी करके नासूर बने इस बसपा के लूटे
जय हिंद, आदाब, प्रणाम, नमस्कार, पीस पार्टी जिंदाबाद। आपके बीच में यूसुफ अंसारी साहब, जो राष्ट्रीय महासचिव है पीस पार्टी के, आपके सामने अपनी बात को रखें। रात को चीरते हुए जैसे सुबह को आफताब आता है, देखने वाले गौर से देखें किस तरह इनकलाब आता है। मंच पर बैठे हमारे बुजुर्ग पूर्व डीजीपी विजेंद्र सिंह जी और पीस पार्टी के राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारीगण, मीडिया के मेरे साथी और मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, माताओं और बहनों, आज पीस पार्टी को बने हुए करीब 3.5 साल हो चुके हैं। बिल्कुल सही कहा पहले मेरे दोस्तों ने जो बोले कि जिस वक्त यह काफिला चला था उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि काफिला इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा, या किस बिना पे कर दिखाया, ये इस बिना पे कर दिखाया कि उनके दिल में गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए उनके दिल में दर्द है। और उनका दर्द वही समझ सकता है जो उस मकाम से गुजरा हो, जो उस हालात से गुजरा हो, जिन हालात में हमारे देश में 1/3 से ज्यादा आबादी रहती है। बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारे कॉलेज की किताबों में एक चैप्टर था टॉर्च बियरर, जिसमें एक पैराग्राफ था जो मुझे आज भी याद है, जिसकी अंग्रेजी में लाइन हुआ करती थी कि ए चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। अगर आप जंजीर को लेंगे और खींचेंगे तो जंजीर कहां से टूटेगी? जंजीर वहां से टूटेगी जो उसकी सबसे कमजोर कड़ी होगी। इस मुल्क के सामाजिक ताने बाने में सबसे कमजोर कड़ी कौन है? सबसे कमजोर कड़ी है जो सामने बैठी हुई है, इस देश का शोषित और पीड़ित वर्ग, जिसके ऊपर आजादी के बाद से नहीं बल्कि आजादी से पहले से कभी गोरे राज करते रहे, कभी कोई और राज करता रहा, और अब अपने यहाँ के चंद मुट्ठी भर लोग जो किसी जमाने में राजे रजवाड़े हुआ करते थे, डेमोक्रेसी के नाम पर लोकतंत्र को जिन्होंने कुलीन तंत्र में बदल दिया है, वो राज कर रहे हैं। उतना मजबूत बना देना है जितना कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग अपने आप को मजबूत करके बैठे हुए हैं। अगर हिंदुस्तान को, भारत को दुनिया की सुपर पावर बनाना है तो हमें शोषित और पीड़ित वर्ग को मजबूत बनाना होगा, उसे अधिकार दिलाने होंगे। और ये अधिकार तब तक नहीं मिल सकते जब तक सत्ता के प्रतिष्ठानों पर बेईमान लोग बैठे हुए हैं, तब तक नहीं मिल सकते। हमें याद है करीब 20-22 साल पहले राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने किसी सभा में कहा था कि आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए हम ऊपर से 1 रुपया देते हैं तो आम आदमी तक 15 पैसे पहुंचते हैं। बाकी के 85 पैसे कहां जाते हैं? बाकी के 85 पैसे जाते हैं हमारे देश की भ्रष्ट अफसरशाही के पास, भ्रष्ट अफसरों की जेब में। आज उनका बेटा, जिसे कांग्रेसी युवराज कहते हैं, सर पे उठाए उठाए घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री बनाना है। 2 साल पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था। उन्होंने कहा कि हम ऊपर से 10 पैसे, 1 रुपया देते हैं, गरीब आदमी तक 10 पैसे पहुंचते हैं। हमने सवाल किया कि आपके बाप के जमाने में 15 पैसे पहुंच रहे थे, आपके जमाने में 10 पैसे पहुंच रहे हैं, 2 बार आपकी सरकार बनी है, आप इतना सा भी फर्क नहीं कर सके कि 15 के बजाय बढ़ के 20 पैसे हो जाते, 25 पैसे हो जाते? ये कौन सा शासन आप चला रहे हो? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कोई जवाब नहीं था। तो जब तक ये 10 पैसे पहुंचने वाले और 15 पैसे पहुंचाने वाले लोग सत्ता में रहेंगे, दलित, पिछड़ा, शोषित और पीड़ित वर्ग का कोई भला नहीं हो सकता। इसी दलित,
पिछड़ा, शोषित और पीड़ित वर्ग की आवाज उठाने के लिए डॉक्टर अय्यूब साहब अपने क्लिनिक से निकले। उन्हें क्या जरूरत थी? वो अपना क्लिनिक चला रहे थे, रोजाना 30-35 ऑपरेशन करते हैं, 2.5-3 लाख रुपए कमाते हैं। उन्हें क्या जरूरत थी? उन्हें जरूरत इसलिए थी कि जिस शुरुआती दौर में जो जिंदगी उन्होंने गुजारी है, एक गरीब बुनकर परिवार में पैदा हुए, भूखे रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई की, तो समझते हैं कि भूखे और गरीब आदमी का दर्द क्या होता है। उनके दिल में ख्वाहिश है कि जिस तरह से उन्होंने एक जमीन से उठकर अपनी मेहनत से अपना पेट काटकर आगे बढ़े, डॉक्टर बने, देश की सेवा की, कहीं विदेश जा सकते थे, किसी दिल्ली में, लखनऊ में किसी बड़े अस्पताल में काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने चुना अपना वो वतन, अपनी वो जन्मस्थली जहां वो पैदा हुए थे, जहां उनका बचपन बीता था। उन्होंने चुना कि वो वहां रहकर गरीबों की सेवा करेंगे। और जब उनसे बात होती है तो बताते हैं कि किस तरह से उनका बचपन बीता, किस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और किस तरह से पहला ऑपरेशन उन्होंने लालटेन की रोशनी में किया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो शख्स जो अपना सब कुछ छोड़कर दांव पे लगाकर आया है, किसके लिए आया है? किसके लिए डॉक्टर अय्यूब आए हैं? वो आप लोगों के लिए वो आए हैं। हम दिल्ली में थे, पत्रकार थे, बड़े बड़े चैनलों पे काम किया है, अल्लाह का शुक्र है। हमारे सामने ऑप्शन था, बड़ी बड़ी पार्टियां थी, हर पार्टी में तमाम बड़े नेताओं के साथ ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे पास ऑप्शन था कि हम MP MLA बनने के लिए किसी के पास जा सकते थे, लेकिन नहीं, हमने संघर्ष का रास्ता चुना है। और संघर्ष का रास्ता इसलिए चुना है कि हमारे दिल में दर्द है। बकौल फिराक गोरखपुरी और डॉक्टर अय्यूब भी गोरखपुर से हैं। फिराक गोरखपुरी का एक शेर है कि हर एक आंख के आंसू है हमारी पलकों में, हर एक आंख के आंसू है हमारी पलकों में, हर दिल में जो दर्द है वो हमारा है। क्योंकि वो आपका दर्द को अपना दर्द समझते हैं, आपकी मुश्किलों को अपनी मुश्किलें समझते हैं, आपकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं, इसलिए वो आए हैं। इस उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि देश के 2012 में उत्तर प्रदेश और उसके बाद 2014 में पूरा देश, इस जज्बे के साथ हम लोग आए हैं। और इंशाअल्लाह 2012 में ये यकीन जान के रखिएगा, मैंने दौरा किया है पूरे पूर्वांचल का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, कई जिलों का, और मैं लोगों से मिला हूं पत्रकार की हैसियत से। उत्तर प्रदेश का कोना कोना चप्पा चप्पा मेरा छाना मारा हुआ है। 1999 के बाद से जो भी चुना हुआ है, मैं पत्रकार की हैसियत से उत्तर प्रदेश के कोने कोने में घुमा हूं, सियासत के मिजाज को समझता हूं। जिस तरह से इस पार्टी की लहर चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर, आप यकीन जानिए कि जनता पीस पार्टी के हाथ में सत्ता सौंपने को तैयार है। अगर जज्बा दिखाना होगा, जितने लोग यहाँ आए हैं ये लोग ठान लें कि जब भी इलेक्शन आएगा पीस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना है। ये नहीं देखना है कि कौन उम्मीदवार है, आपको ये जानना है कि आपके मसीहा, दलित, शोषित, पीड़ित और कमजोर वर्गों के नेता डॉक्टर अय्यूब को आपको वोट देना है। ये नहीं देखना उनका प्रतिनिधि कौन है, हमें वोट डॉक्टर अय्यूब को देना है। ये आप ठान कर रख लीजिए। चुनाव चाहे नगर पालिका का हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक जमाना था जब सरकार बदलने में बहुत टाइम लगा करता था, एक जमाना था, लेकिन अगर कोई काम उतना ही मुश्किल होता है जितना आप उसे समझते हैं और उतना ही आसान होता है जितना आप उसे समझते हैं। बात हुकूमत बदलने की हो रही है, लोग समझते हैं कि हुकूमत बदलने में बरसों लगते हैं। नहीं, बरसों नहीं लगते। हुकूमत बदली जाती है पल भर में। एक टीवी का चैनल चेंज करने में जितना वक्त लगता है उतना वक्त हुकूमत बदलने में लगता है। एक जमाना है, या जितने लोग बैठे हुए सब रेडियो के जमाने के हैं, जब रेडियो सुना करते होंगे तो लगाते होंगे विविध भारती, घू घू घू, ऑल इंडिया रेडियो, सिलोन। उस वक्त जमाना जब माल चला करती थी तब टाइम लगता था, जब डिजिटल रेडियो आया टाइम नहीं लगता। आज टीवी का रिमोट है, आपको चैनल चलाना है, जिस चैनल को जो पसंद नहीं आया बटन दबा दीजिए, अगला चैनल, दूसरा चैनल। यही सत्ता का खेल है। सरकारें बदलती हैं, सबसे पहले सरकार बदलती है आपके जहन में, और अगर आपने अपने जहन में आज सरकार बदल दी है तो यकीन जानिए 2012 में जिसको आप चाहेंगे वो सरकार बनेगी। वो ताकत आपके हाथ में है। कोई नेता बड़ा नेता छोटा नेता नहीं होता।
जनता की ताकत उसे नेता छोटा या बड़ा बनाती है। आप लोग मुलायम सिंह के पीछे हैं तो मुलायम सिंह बहुत बड़े नेता हैं, आप उसके पीछे से हट जाइए, जिसके पीछे आप खड़े हो जाएंगे वो नेता हो जाएगा। आप मायावती के पीछे हैं तो मायावती बहुत बड़े नेता है, उनके पीछे से आप हट जाइए, आप डॉक्टर अय्यूब के पीछे खड़े हो जाइए, डॉक्टर अय्यूब बड़े नेता हो जाएंगे और बड़े नेता हो जाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये जमहूरियत है, वो जमाने लग गए जब तलवारों के बल पे हुकूमतें जीती जाती थी। आज जमहूरियत के अंदर सारी ताकत आपकी शहादत की उंगली पे आ चुकी है, इस शहादत की उंगली पे आ चुकी है, और इस शहादत की उंगली का इस्तेमाल करना सीखिए। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ये उंगली दबाई जाती है तो की सारी ताकत उस मशीन के अंदर कैद हो जाती है, और जब नतीजा निकलता तो पता चलता है कि किसमें कितनी ताकत है। तो आप सिर्फ ये बात जहन में रख लीजिए, और ये हुकूमत बदलना ठीक उसी तरह से इस चीज को मान के चलिए आप कि जैसे कोई आदमी ये तय करे कि मेरी बेटी की शादी होगी तो बेटी को मैं दहेज में कार दूंगा। कार दी तो नहीं, सिर्फ तय किया है। कार कब देगा? जब शादी होगी, जब बारात आएगी। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आप ये अपने जहन में बना लीजिए कि अगला जो भी चुनाव होगा उस चुनाव में आपको पीस पार्टी को वोट देना है। गरीबों के मसीहा, दलित, पिछड़ा, पीड़ित, शोषित, जिसने इनकी आवाज बुलंद की है, इनका हक दिलाने के लिए जद्दोजहद शुरू की है, हमें उसको वोट देना है। तो ये उंगली जब उस बटन पे दबेगी तो इंशाअल्लाह 2012 हमारा होगा और हमारी सरकार बनेगी। आप जान के रखिएगा, आप याद रखेंगे कि आगरा के अंदर यही बात किसी ने कही थी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, एक बात मैं चलते चलते कहना चाहूंगा, गांधी का है, नेहरू का है और ना आजाद का है। गांधी का है, नेहरू का है और ना आजाद का है, वतन आपका और आपकी औलाद का है। शुक्रिया बहुत बहुत। हूँ अपने रब का, जिन्होंने इंसानियत और इस मुल्क की खिदमत करने का मौका दिया, अपने उलमाए कराम का, बुजुर्गों का, जिन्होंने सही रास्ते पर चलने की हमें ताकत दी। आगरा से आए हुए हमारे बुजुर्गों का, साथियों का, माँ बहनों का, पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिला और पुलिस प्रशासन का, और मैं खास तौर पर शुक्रगुजार हूं अपने साथियों का जो अपने घरों से दूर चट्टी चौराहे पार्टी के मिशन को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज ये पूरा देश एक अजीब से हालात से गुजर रहा है। मैं खास तौर पर अपने पिछड़े भाइयों से, मुसलमान भाइयों से और दलित भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप होशियार हो जाइए, आप होशियार हो जाइए, खबरदार हो जाइए। इलेक्शन नजदीक आने वाला है और इलेक्शन के नजदीक आते कांग्रेस, भाजपा जैसे सामंतवादी पार्टियां, फिरका परस्त पार्टियां समाज और देश को धर्म और जात के नाम पर बांटने की साजिश करने लगती है, और यही साजिश करके इन्होंने 64 सालों तक हुकूमत की है। इसलिए होशियार हो जाइए। अभी 13 जुलाई का वाकया है, मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ। ये बम ब्लास्ट ये अपने आप नहीं हुआ, ये किसी दूसरे की साजिश नहीं है, ये इन्हीं कांग्रेस, भाजपा और आरएसएस के सामंतवादी और फिरका परस्त ताकतों की मिली जुली साजिश का निशान सबूत है। ये मैं पूरे इत्मीनान से कह सकता हूं कि इनकी साजिश है, और सबूत इसका ये है कि हमेशा इस तरह के बम विस्फोट वो
क्यों कांग्रेस और भाजपा जहां शासन करती है, आखिर ये बम विस्फोट वही क्यों होते हैं? दूसरी बात आपको गौर करनी होगी कि बम फूटते ही 13 तारीख को भाजपा के लोग खड़े हो गए। उनके सभी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और तथा कथित मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन हो, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो कोई भी हो, सुन्नी हो, ये पता नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन है भी कि कांग्रेस और भाजपा का दिया हुआ नाम है, ये किसी को पता नहीं। ये इनकी साजिश है। और उसी दिन कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह जी को आगे बढ़ा दिया। बम फूटते ही दिग्विजय सिंह बयान देने लगते हैं कि आरएसएस बम बनाने की फैक्ट्री है, ये भगवा आतंकवादियों का काम है, ये भाजपा का काम है, ये हिंदू आतंकवादियों का काम है। अब ये बता दो आप इस पर थोड़ा सा घर जाके गौर करो। पूरे इस मुल्क के जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो आईबी हो, रा हो, सीबीआई हो, पूरा पुलिस महकमा है, प्रशासन है, बम फूटने तक उसको कुछ पता नहीं रहता। जिस वक्त ये 13 तारीख को बम फूटा 6:30 बजे शाम को, तब तक किसी को कुछ पता नहीं। अब बम फूटते ही 5 मिनट के अंदर भाजपा को भी पता हो जाता है, आरएसएस को भी पता हो जाता है और कांग्रेस को भी पता हो जाता है। ये कौन सी मशीनरी है, ये कौन सा तरीका है? मतलब साफ है कि ये वारदात हुए कांग्रेस के शासन करने वाले प्रदेश में और दोनों पार्टियों की मिली जुली साजिश से हुआ है और दोनों ने हिंदू और मुसलमानों पर आरोप प्रत्यारोप लगने लगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में नफरत करे। ये चाहते हैं ये समाज और मुल्क हिंदू और मुसलमानों में बटा रहे। ये चाहते हैं कि ये दोनों लड़कर के खून की होलियां खेलते रहे, ताकि जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो मुसलमान है, जो गरीब सवर्ण है, जो हमारा वैश्य भाई है, कायस्थ भाई है, वो अपनी रोजी रोटी के बारे में न सोच सके, अपनी नौकरी के बारे में न सोच सके, अपने भूख के बारे में न सोच सके, अपनी तालीम और सेहत के बारे में न सोच सके, और ये जो सियासी पार्टियां उन पर जो जुल्म कर रही है उसके बारे में न सोच सके। मैं तो दावे के साथ ये कहता हूं कि उस बम फूटने से पहले 13 तारीख के पहले हिंदुस्तान की पूरी अवाम ये बात सोचने पर मजबूर थी कि कांग्रेस क्या घोटालों की पर्यायवाची बन गई है, कांग्रेस की सरकार घोटालों की सरकार हो गई है। ये सोचने पर ये उत्तर प्रदेश के लोग मजबूर हो गए थे कि उत्तर प्रदेश की मायावती जी की सरकार ये क्या जंगल राज हो गया है? मायावती जी की सरकार क्या लुटेरों की सरकार हो गई है, गुंडा माफियाओं की सरकार हो गई है, घोटालों की सरकार हो गई है? साथियों, ये जंगल राज इतना हो गया कि अब जेल भी महफूज नहीं रह गया। आम इंसान कैसे महफूज रह सकता है? तो इन घोटालों से, गरीबी से, लाचारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से
आवाम का जहन हट जाए और हिंदू मुसलमान के नाम पर उन्हीं सामंतवादियों को, उन्हीं फिरका परस्तों को वोट दे और फिर 5 साल तक हमारे साथ शोषण होता रहे, हमारा उत्पीड़न होता रहे। मैं यही अपने दलित भाइयों को, यही हम अपने पिछड़े भाइयों को, यही हम अपने मुसलमान भाइयों को, गरीब सवर्णों को ये बताना चाहता हूं। इसलिए कांग्रेस और भाजपा के इस साजिश से आप होशियार हो जाए। साथियों, कांग्रेस की सरकार आज तक कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले पाई है जिससे जो शोषित, पीड़ित, उपेक्षित ये वर्ग है उसका फायदा। भ्रष्टाचार आप सभी लोग जानते हैं कि अगर 100 रुपया किसी मद में आता है तो 85 रुपया ये ठेकेदार, कोटेदार, गुंडा, माफिया ले जाते हैं और 15 रुपया सिर्फ आप तक पहुंचता। चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो, आदर्श सोसाइटी घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, इन घोटालों की हालत तो देखो, ये कहां से कहां तक पहुंच गई। मायावती जी की सरकार है, इसमें जमीन घोटाला हो रहा है, इसमें स्वास्थ्य में घोटाला हो रहा है, लाखों करोड़ों का घोटाला हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये इस पर गौर करना पड़ेगा। इस पार्टी ये कहना चाहती है कि दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को उनकी रोजी रोटी मिले, उनकी बुनियादी जरूरतों पे बात। अगर दिग्विजय सिंह या कांग्रेस मुसलमानों की हमदर्द है, दलितों की हमदर्द है, तो पिछड़ी जाति का, मछुआरे समाज का अभी तक कई सालों से पिछड़ी जातियों का, मछुआरे समाज का अनुसूचित जात में रिजर्वेशन के लिए पड़ा हुआ है, उस पर कांग्रेस फैसला नहीं ले पा रही है। ये पिछड़ी जातियां हैं, निषाद है, बिंद है, मल्लाह है, कश्यप है, कहार है, कुहार है, ये गौड़ है, राजभर है, ऐसे ही करीब 15 जातियां हैं जिनका नहीं हो रहा। 2007 से, जून 2007 से रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट रखी हुई है कांग्रेस की सरकार, जिसमें मुसलमानों का विकास हो सकता है, रोजी रोटी की बात हो सकती है, उनका आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है, मगर वो कांग्रेस सरकार नहीं लागू कर रही। ये भाजपा और कांग्रेस की सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान के जज्बातों को भड़काने का काम करते हैं ताकि जज्बात में उन्हें वोट दे और आपस में नफरत पैदा करें। साथियों, ऐसे में इनसे अब कोई उम्मीद नहीं। मुलायम सिंह जी की सरकार पिछड़ों के नाम पे आई, आपने देखा कि समाजवादी के नाम पर कि पूरा समाज होगा, मगर समाज में हुआ क्या कि एक परिवार की पार्टी बन गई। जो भी फैसला लेने वाली कमेटी है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो विधानसभा का लीडर हो, चाहे वो लोकसभा का लीडर हो, या तो उनका भाई होगा, या तो खुद होंगे, या तो उनका बेटा होगा। जितनी सरकारी नौकरियां मिली है हमारे, उन्होंने वो इतने बड़े जातिवादी और परिवारवादी हैं कि सभी कमरिया समाज के यादों को मिला है। 80% ग्वाल समाज के लोग यादव होते हैं, मगर उन्हें नौकरी नहीं मिलती, उनको तरजीह नहीं मिलती। क्या रीजन है, क्या वजह है कि उनके घर के अलावा कोई दानिश्वर, कोई समझदार और यादव भाई नहीं है। मैं मुसलमान
किसान भाइयों से कहता हूं कि आप गौर करो कि जो इंसान जिसका समझ इतना छोटा है कि अपने यादव भाइयों को नहीं इंसाफ दे सकता, उनको बराबरी नहीं दे सकता, उनको अपने फैसले में नहीं रख सकता, तो और पिछड़ों को क्या होगा? मुसलमान तो बहुत दूर है, उसको कैसे इंसाफ मिल सकता? ये सिर्फ जज्बाती भाषण दे सकते हैं, ये सिर्फ उकसाने की बात कर सकते हैं जिससे हिंदू के जज्बात भड़के और मुसलमान के जज्बात भड़के और ये दोनों आपस में लड़े। परिंदा पर नहीं मार सकता। मुल्ला मुलायम सिंह बनेंगे, उर्दू का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, रोजी रोटी की बात नहीं होगी, 4000 उर्दू के शिक्षक लगाए जाएंगे, 10,000 का नियुक्ति होगी, मगर कमरिया यादव का अपॉइंटमेंट के लिए कहीं प्रचार प्रसार नहीं होता, कहीं बयान नहीं होता, कहीं बयान नहीं होता, मगर 70% उनकी नियुक्ति हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता। इसलिए साथियों, आप समझदारी से काम ले, गौर करें, फिक्र करें और सोचें, इनसे निजात चाहिए। 63 साल 64 साल हो गए। इन 64 सालों में आपने केंद्र में और इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी, जनता दल की देखी और इस प्रदेश में सपा और बसपा की सरकार देखी, सबकी सरकार देखी। क्या आपकी रोजी रोटी का मामला ठीक हुआ? क्या पिछड़ों का उत्थान हुआ? क्या दलित भाइयों का उत्थान हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ है। इसलिए अब इनसे और कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए मेरी ये दरखास्त है अपने दलित भाइयों से, अपने पिछड़े भाइयों से कि होशियार हो जाइए। आपके पास बराबरी की कोई ताकत नहीं है, नौकरी नहीं है, अफसर नहीं बन सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, और अगर खुद ताकत लेना चाहोगे, खुद राजनीति करना चाहोगे, तो जितनी जांच एजेंसियां हैं, पुलिस और प्रशासन के लोग हैं, ये भी अब राजनीति करने लगे हैं। ये जांच एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो, आईबी हो, रा हो, चाहे सीबीसीआईडी हो, सीआईडी हो, ये सब राजनीति करने लगे। इनसे इंसाफ की गुंजाइश नहीं है। क्यों? कांग्रेस की अगर सत्ता में है तो जो सत्ता में लोग रहते हैं उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होती, और जो सत्ता से हट जाते हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। ये उनका उनके निर्देश पर, उनके हिसाब से काम करते हैं, और जो भी अपने हक लेने की बात करता है उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और यही बात उन्होंने देखा कि पीस पार्टी के साथ पिछड़े लोग इकट्ठा हो रहे हैं, दलित इकट्ठा हो रहे हैं, मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं, वैश्य इकट्ठा हो रहे हैं, कायस्थ इकट्ठा हो रहे हैं, तो इस पीस पार्टी के साथ गरीब सवर्ण इकट्ठा हो रहा है, तो उन्होंने हमें भी रास्ते से हटाने की कोशिश की और एक्सीडेंट कराया। हमारे बाएं पैर की दोनों हड्डियां कई जगह से टूट गई, रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। 1.25 महीना भी हुआ, पिछली 14 तारीख को हुई, मगर अल्लाह का शुक्र है कि वो हड्डियां तो तोड़ सकते हैं, ये शैतान परेशान तो कर सकते हैं, मगर जान तो अल्लाह का मुहाफिज है। हड्डियां तो तोड़ सकते हैं, मगर हमारे इरादे पर खरोच नहीं लगा सकते, हमारी हिम्मत को नहीं तोड़ सकते, हमारे मिशन को नहीं तोड़ सकते, और हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है, वक्त आ गया है, बदलाव का वक्त आ गया है। हिंदू मुसलमान के नाम पर
पाएंगे, खूनरेजी नहीं करा पाएंगे। आज आपके साथ हमारा दलित भाई जो डीजी रहा है, सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी रहा है, विजेंद्र सिंह जी आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। आपके साथ सैनी जी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आपके साथ ब्राह्मण तैयार है, आपके साथ कसाना साहब तैयार हैं, आपके साथ मुसलमान सब तैयार है। अब कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं लड़ा पाए। साथियों, अभी तक जितने भी दल रहे हैं, मैं आखिर में कुछ बातें खास बताना चाहूंगा। गौर फरमाएंगे कि अभी तक मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों और उपेक्षितों को जिन्होंने नारा दिया कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उन्होंने किसी के साथ इंसाफ नहीं किया। अगर मुलायम सिंह जी ने इंसाफ पिछड़ों और मुसलमानों के साथ किया होता तो आज वह प्रधानमंत्री इस देश के होते। अगर मायावती जी ने पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों के साथ इंसाफ किया होता, जो वादा किया था, तो आज ये प्रधानमंत्री इस देश की होती। मगर वादा तो किया लोगों ने, मगर हिस्सेदार बनाने के साथ बजाय उन्होंने सभी कौमों को ताबेदार बना दिया, अपना गुलाम बना दिया। पीस पार्टी सही माने में सभी लोगों को हिस्सेदारी देना चाहती है और इसके लिए उन्होंने दलित इन्होंने कश्यप समाज को, निषाद समाज को अपना पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाने का अधिकार दिया है कि निषाद समाज, कश्यप बिंद मल्लाह समाज वो अपने समाज का एक कमेटी बनावे, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनावे और वो समाज बिंद मल्लाह, कश्यप, निषाद को अपना टिकट दे। पीस पार्टी का मुखिया सिर्फ उसकी संस्तुति देगा, उसको कहेगा कि ठीक है, मगर असली फैसला करने वाला वो समाज होगा। और सरकार में आने के बाद वही पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, वही कमेटी किसी को मंत्री बनाएगी, मंत्री हटाएगी, तभी वो मंत्री, वो एमएलए, वो एमपी उस समाज के लिए जवाबदेह होगा। तभी वो मंत्री उस समाज के स्वाभिमान, सम्मान के साथ विकास का काम करेगा और तभी वह समाज पीस पार्टी को सही माने में अपनी पार्टी समझेगा। तभी वो समाज की सही माने में हिस्सेदारी होगी। यही काम कुशवाहा, मौर्य और ये समाज को किया गया है और उसकी जिम्मेदारी हमारी सैनी जी को दी गई है। इसी तरह का पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी कायस्थ समाज ने बनाया है। हमारे भाई डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव हैं, अरविंद कुमार श्रीवास्तव, वो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पीस पार्टी के महासचिव हैं। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाई। इसी तरह से साहू जी जो हिंदुस्तान के पिछड़ा वर्ग आयोग के वो सदस्य रहे हैं, उनकी अगुवाई में कायस्थ समाज का एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाई जा रही है। वो अपने समाज को टिकट देंगे, मंत्री बनाएंगे, या टिकट नहीं देंगे या मंत्री हटाएंगे। तो इस तरह से समाज का सम्मान होगा। इसी तरीके से अगर किसी भी पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो या सपा हो, अगर
अगर उन्होंने पिछड़े को, दलितों को, मुसलमानों को ये सही माने में हिस्सेदारी दिया होता तो अब तक इनका विकास हो गया होता। तो पीस पार्टी सही माने में सबको इंसाफ दिलाना चाहती है और इसी तरीके से सब लोग मिल करके, दलित हो, पिछड़ा हो, हमारा गरीब सवर्ण हो, मुसलमान हो, सब लोग मिल करके सत्ता में आना चाहते हैं। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा जब तक केंद्र और प्रदेश में रहेगी, समाज का विकास नहीं हो सकता। पिछड़े दलितों का, मुसलमानों का विकास नहीं हो सकता। इसलिए सरकारों को हटा करके पीस पार्टी की सरकार बनाना सबसे जरूरी। पीस पार्टी की सरकार बनाएगी और तभी समाज का विकास होगा, तभी समाज में समरसता होगी, तभी इंसानियत के बुनियाद पर सरकार बनेगी, तभी लोग इंसानियत को प्यार करेंगे। यही पीस पार्टी का मकसद है। और मैं तो बिल्कुल साफ कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं। अल्लाह के काम पर हमें पूरा इत्मीनान है, पूरा ईमान है और मैं मुसलमान नहीं हो सकता अगर हम हिंदू मुसलमान में फर्क करें, अगर हम गरीब अमीर में फर्क करें, अगर हम जात बिरादरी में फर्क करें। तो हम मुसलमान हैं तो सबसे पहला हक हमारे गरीब भाइयों का है, शोषित भाइयों का है, पिछड़े भाइयों का है, दलित भाइयों का है, जिनके साथ सबसे ज्यादा शोषण हुआ है, जिन पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। तो ये सही माने में इंसानियत की पार्टी बनना चाहती है। ये सही माने में इस समाज और देश का विकास करना चाहती है। इसलिए आपको मैं सावधान करना चाहता हूं। आपके पास एक ही अधिकार बच गया है, कोई अधिकार आपके पास नहीं रह गया है। वो अधिकार है आपका अपना एक वोट। एक वोट का अधिकार बच गया है। और ये सांप्रदायिक सामंतवादी ताकतें, ये पार्टियां गुमराह करके हिंदू मुसलमान के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर ये उसको भी उस पर भी डाका डालना चाहती है। होशियार हो जाइए, अपने विकास के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए इस वोट का अधिकार का इस्तेमाल करिए। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त आपका होगा। हम सब मिलकर के एक नए हिंदुस्तान की तामीर करेंगे और यही हमारा सपना है। इसी के साथ हम आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं।